नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र की सियासत का पारा अब काफी तेजी से हाई होने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत विदर्भ से की है। विदर्भ महाराष्ट्र का वो इलाका जो पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए यह जोन एक बड़ी राहत लेकर आया है। आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में विदर्भ की क्या अहमियत है? आखिर विदर्भ पर सभी दलों की नजरें क्यों टिकी हुई हैं? और हम ये क्यों कह रहे हैं कि जिसका विदर्भ उसकी सरकार कंफर्म? यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। राहुल के बाद पीएम मोदी, महाराष्ट्र में बड़ी चुनौती। गडकरी और फडणवीस का गढ़ बीजेपी के लिए चिंता का सबब। विदर्भ पर सबका अटेंशन, महायुति अघाड़ी में घनघोर मंथन। महायुति जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। वहीं महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी है और शरद पवार की एनसीपी शरद भी इस गठबंधन के साझीदार है। तमाम मुद्दों के साथ ही दोनों गठबंधन महाराष्ट्र के हर एक इलाके को साधने की पूरी कोशिश में लगे। दोनों अलायंस के आलाकमान हर वो रणनीति बनाने में जुटे हैं जिससे सत्ता के शिखर पर पहुंचा जा सके। और दोनों गठबंधन के सेंटर में है विदर्भ। विदर्भ महाराष्ट्र का एक ऐसा जोन जिस पर इस वक्त सभी सियासी दलों की नजर है। विदर्भ महाराष्ट्र का एक ऐसा इलाका जो किसी भी पार्टी या फिर गठबंधन का अस्तित्व बनाने और बिगाड़ने का मादा रखता है। विदर्भ जिसको साथ लाए बिना कोई भी एक पार्टी सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंच सकती। और उसी विदर्भ की धरती पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। पीएम मोदी को इस विदर्भ दौरे के असल सियासी मायने आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि पीएम मोदी यहां क्यों पहुंचे थे। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने के मौके पर महाराष्ट्र के वर्धा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना के 1 लाख लाभार्थियों को ऑनलाइन स्किल प्रमाण पत्र बांटने के साथ ही केंद्र की कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम भले ही केंद्र की योजनाओं के शुभारंभ का था, लेकिन इसी बहाने पीएम मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार का भी मानो शंखनाद कर दिया। इस दौरान किसानों के बहाने पीएम मोदी ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर करारा हमला बोला। विदर्भ का ये इलाका, ये हाई क्वालिटी कपास के उत्पादन का इतना बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन दशकों तक कांग्रेस और बाद में महाअघाड़ी सरकार ने क्या किया? उन्होंने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने की जगह उन किसानों को बदहाली में धकेल दिया। ये लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार करते रहे। दरअसल विदर्भ में लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम होते जा रहा है। इसकी मुख्य 3 वजह है। सबसे पहली वजह है किसान। किसान को विदर्भ में काश्तकार कहा जाता है। विदर्भ में धान की खेती, कपास की खेती और सोयाबीन की खेती करने वाले लाखों किसान हैं। उनकी उपज को सही दाम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए किसान वहां पर नाराज है। दूसरी मुख्य वजह है भारतीय जनता पार्टी को वो जिम्मेदार मानते हैं
कि उन्होंने शिवसेना और एनसीपी में फूट डाली, जिसके चलते यहां पर सरकार बदली और नई सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। तीसरी एक मुख्य वजह है विदर्भ का विकास। दरअसल नागपुर को छोड़कर बाकी कई जिलों में विकास नहीं हुआ है और नागपुर का विकास दूसरे जिलों में क्यों नहीं पहुंचा, इसके लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने पश्चिम विदर्भ को साधने की कोशिश की। अमरावती इलाके में बनने जा रहे पीएम मित्रा पार्क एक टेक्सटाइल पार्क जो 1020 एकड़ तक फैली है। 10,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के जरिए 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अमरावती में टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन कर बीजेपी विदर्भ के वोटर्स को ये संदेश देना चाहती है कि विदर्भ के विकास की वो सच्ची हितैषी है, क्योंकि इस बार विदर्भ में नुकसान के भी आसार हैं। शायद यही वजह है कि इस बार प्रधानमंत्री को चुनाव से ठीक पहले वर्धा में कार्यक्रम करना पड़ा। पिछले 10 सालों से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का एक पुराना इलाका था वो कांग्रेस के हाथों से फिसलते हुए बीजेपी के पास गया हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उसे देख के बीजेपी भी डरी हुई है कि कहीं ये विधानसभा के चुनाव में ना हो। इसीलिए प्रधानमंत्री के इस दौरे को बड़ा मायने के साथ देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि करीब करीब विदर्भ के सभी इलाकों में बीजेपी अपनी प्रेजेंस दिखाएगी। दूसरी एक जो सबसे बड़ी चीज़ रही वो ये कि विदर्भ में बीजेपी के नेता धीरे धीरे कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जो एक सेटबैक माना जा रहा है एक ग्राउंड लेवल पे। तो ये इस दौरे के बाद जो कार्यकर्ताओं के बीच में वार्म अप आएगा उस वार्म अप को लेके भी जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं पार्टी फिर से एक्शन में आ जाए। विदर्भ जहां की सियासत किसान, दलित और आदिवासी मतदाता तय करते हैं। विदर्भ जोन को दलित और आदिवासियों का गढ़ माना जाता है। इस जोन में दलित समुदाय की बड़ी आबादी है जो किसी भी कैंडिडेट की जीत हार में अहम भूमिका निभाती है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश भर में रहने वाले दलितों में सबसे ज्यादा 23% के करीब दलित समाज के लोग विदर्भ इलाके में ही रहते हैं। विदर्भ की कई सीटों पर दलित मतदाताओं की आबादी 23 से लेकर 36% तक है। जाहिर है इस जोन में दलित वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव है। विदर्भ की सियासत में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग का कितना प्रभाव है, इसका अंदाजा बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों से लगा सकते हैं। विदर्भ में लोकसभा की 10 सीटें आती हैं, जिसमें से बीते चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 5 सीटें मिली थी, जो कि पिछली बार के मुकाबले 4 सीटें ज्यादा है। वहीं शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद भी एक सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि एनडीए में शामिल बीजेपी को महज 2 सीटें मिली, जो कि पिछली बार के मुकाबले 3 सीटें कम है। वहीं शिंदे की शिवसेना 1 सीट पर ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जो कि 2019 के मुकाबले 2 सीट कम है। वहीं अजित पवार के एनसीपी को इस इलाके में कोई सीट नहीं मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो इस जोन में सबसे ज्यादा कांग्रेस को 33.8% वोट मिले। वहीं शिवसेना, यूबीटी को 7.7 और एनसीपी शरद को 4.5% लोगों ने वोट दिया, जबकि बीजेपी को 30% और शिंदे की शिवसेना को 7.1% वोट मिले थे। यानी लोकसभा चुनाव में इस इलाके में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। माना जा रहा है कि कांग्रेस की सीट और वोट शेयर बढ़ने में दलित और आदिवासी वोटर्स की अहम भूमिका रही। खासकर राहुल गांधी के संविधान और आरक्षण का मुद्दा इन समाज के वर्गों को डायरेक्ट हिट किया था, जिससे वो बीजेपी से किनारा कर कांग्रेस की ओर रुख कर गए। माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़ने का प्लान बना चुकी, जिसके चलते बीजेपी के लिए विदर्भ का सियासी समीकरण अपने पक्ष में करने की चुनौती बढ़ गई। हमारे पारंपरिक कौशल में सबसे ज्यादा भागीदारी एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों की रही है। अगर पिछली सरकारों ने विश्वकर्मा बंधुओं की चिंता की होती तो इस समाज की कितनी बड़ी सेवा होती। लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की
इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये कितने हैं, इनकी आबादी कितनी है और इनका हक क्या है और कौन सी संस्थाओं में इनके लोग हैं। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात है। बीजेपी को लोग एकदम कहते हैं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। चूंकि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समाज का ताल्लुक आरक्षण से है, इन वर्गों को मिलने वाला आरक्षण पिछले कुछ चुनावों में सियासत का सबसे बड़ा केंद्र रहा। लाजमी है कि अब की बार भी ये मुद्दा हावी रहने वाला। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हर रोज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते रहते हैं, कोई ना कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे कुछ लोग विदेश में जाकर हमारे देश को बदनाम करते हैं, आरक्षण रद्द करने की बात कहते हैं। और मैं ये कहूंगा, जो आरक्षण संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने दिया है, उसे किसी को भी रोकने या खत्म करने का अधिकार नहीं है। एकनाथ शिंदे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, महायुति गठबंधन के कैप्टन हैं, मौजूदा वक्त में बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी हैं। जाहिर है सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी के साथ साथ शिवसेना को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन विदर्भ में बीजेपी को अपना ही एक इंटरनल सर्वे टेंशन दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपना एक इंटरनल सर्वे कराया है, जिसमें उसे विदर्भ में भारी नुकसान होता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी 20 सीट से नीचे खिसक सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना एक इंटरनल सर्वे कराया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी विदर्भ में 40 के करीब सीट जीत सकती है। यही कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस विदर्भ में दोबारा से अपनी खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने में कामयाब होती दिख रही। पिछले कुछ चुनावों के नतीजे देखें तो पता चलता है कि बीजेपी के लिए 10 साल से मजबूत बना विदर्भ का दुर्ग अब दरकने लगा है। बीजेपी के लिए इस वक्त यह बड़ी चिंता की बात है, वो भी तब जब प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले इसी इलाके से आते हैं। वहीं विदर्भ को साधने के लिए कांग्रेस अब एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है। कौन सी है वो रणनीति, ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को 2019 विधानसभा चुनाव से ही विदर्भ जोन में अच्छा समर्थन मिलने लगा था, जबकि बीजेपी का ग्राफ तभी से गिरता जा रहा था। पिछले चुनाव का नतीजा देखें तो कुल 62 विधानसभा सीटों वाले विदर्भ जोन में बीजेपी सबसे ज्यादा 50 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 29 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। बीजेपी का यह आंकड़ा 2014 के मुकाबले 15 सीटें कम थी। वहीं बीजेपी के सहयोगी अविभाजित शिवसेना 12 सीटों पर लड़कर महज 4 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, यानी एनडीए के हिस्से में कुल 33 सीटें आई। इधर यूपीए के बैनर तले कांग्रेस सबसे ज्यादा 47 सीटों पर लड़कर 15 सीट जीतने में कामयाब रही, जो कि 2014 के मुकाबले 5 सीटें ज्यादा थी। वहीं 15 सीटों पर लड़ने वाली अविभाजित एनसीपी 6 सीट अपने नाम करने में कामयाब रही थी, जो कि 2014 के मुकाबले 5 सीटें ज्यादा थी। कुल मिलाकर 2019 में यूपीए के खाते में 21 सीटें आई। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में विदर्भ इलाके में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। विदर्भ में हुए भारी नुकसान से बीजेपी का खुद के बलबूते पर सत्ता बनाने का ख्वाब भी तब ध्वस्त हो गया था। 2019 में बीजेपी को पूर्व विदर्भ में सबसे ज्यादा सीट का नुकसान उठाना पड़ा था। विदर्भ की जो 15 सीटें बीजेपी हारी थी, इनमें से 12 सीट पूर्व विदर्भ की ही थी, जिसका असर ओवरऑल नतीजों पर भी पड़ा था। 2019 में विदर्भ से जब सिर्फ 29 सीटें ही आई तो प्रदेश में बीजेपी का कुल आंकड़ा 105 पर ही जाकर रुक गया।
वहीं 2014 में जब बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी तब विदर्भ की 62 में से 44 सीट जीती थी और इसके बलबूते बीजेपी ने राज्य में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 123 सीट हासिल करने में कामयाब रही थी, यानी बहुमत के बेहद करीब पहुंची थी। महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन नेताओं के लिहाज से भी काफी अहमियत रखता है। बीजेपी के दिग्गज नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जैसे दिग्गज नेता विदर्भ जोन से ही आते हैं। इनके अलावा कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार भी इसी जोन से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा इन सभी नेताओं की साख जो है इस बार दांव पर लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने जहां पूर्वी विदर्भ की 32 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं बीजेपी भी नई रणनीति के साथ वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने विदर्भ में किसानों का मुद्दा उठाया। जिस कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों ने किसानों को इस हालत में पहुंचाया, बर्बाद किया, हमें उन्हें फिर मौका नहीं देना है, क्योंकि कांग्रेस का एक ही मतलब है झूठ, धोखा और बेईमानी। महाराष्ट्र की बहुआयामी प्रगति का अगर कोई पहला नायक है तो वो है यहां का किसान। जब महाराष्ट्र का, विदर्भ का किसान खुशहाल होगा तभी देश भी खुशहाल होगा। इसलिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रही है। हालांकि पीएम मोदी के विदर्भ दौरे को लेकर विपक्ष ने तंज भी कसा। अस्थिर झालेला आहे, औद्योगिक दृष्ट्या कमजोर झालेला आहे। याचं सर्वस्वी कारण नरेंद्र मोदी येतात आणि फिती कापून जातात। उद्योगाचं काय? आजही एक मोठा उद्योग गुजरातला गेलाय। विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी जी माहिती दिली आहे ती गंभीर आहे। नरेंद्र मोदींनी इथे उद्घाटन करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातला उद्योग जो बाहेर नेत आहे तो महाराष्ट्रात थांबवण्यासाठी काही करता येईल का, त्या संदर्भात निर्णय घ्या। नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीरला गेले आणि त्यांनी काल घोषणा केली पूर्ण राज्याचा दर्जा देणार। का द्यावा लागला? कारण तिकडल्या जनतेच्या भावना, संताप। मग पूर्ण राज्याचा दर्जा आपण काढलात का? त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्रातला उद्योग जो तुम्ही गुजरातला नेलेला आहे, आमची मागणी आहे तो परत आम्हाला महाराष्ट्राला द्या। आज प्रधानमंत्री जी के साथ भी अपमान कर दिया भाजपा ने। जिस टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन इसके पहले हो चुका था पीयूष गोयल जी के हाथ से, उसी टेक्सटाइल पार्क का आज फिर से उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ से कर लिया। तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने 19 सभाएं की और 17 सीटें उनमें से हार गए। तो जितनी बार मोदी जी और अमित शाह जी विदर्भ में आएंगे उतनी सीटें घटती जाएगी। अब 50 के आसपास आने की संभावना थी, अभी 37 से 38 के पास आएंगे, ऐसे जानकार लोग बता रहे हैं। तो विदर्भ में इससे पहले बहुत मुख्यमंत्री होके गए तो भी विकास नहीं हुआ। तो हमारे सीएम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के दिल में आया, उनकी नजर वहां तक पहुंच गई, इसलिए वहां के लोगों को कुशल बना के उनका खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं और उस माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये चुनाव के लिए नहीं, वोट मिलने के लिए नहीं, उनके पेट के लिए, बिजनेस मिलने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि महाराष्ट्र में अगर फिर से सत्ता में आना है तो विदर्भ में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री के बाद अब 24 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह नागपुर आने वाले हैं। नागपुर में आकर गृह मंत्री वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और पुराने कार्यकर्ताओं से एक लंबी बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा विदर्भ की कौन सी सीटें खतरे में है इसका पूरा जायजा वहां पर गृह मंत्री लेने वाले हैं। इतना ही नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी ने विदर्भ में अच्छे नंबर लाने के लिए नितिन गडकरी को मैदान में उतारने की यहां पर पूरी तैयारी कर ली है। नितिन गडकरी के पास प्रचार का एक बड़ा जिम्मा देने वाले हैं। वही कांग्रेस ने भी
विदर्भ को साधने के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में एक खास प्लान बनाया। प्लान ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ रैली इस इलाके में कराने की योजना। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व राहुल की 15 और प्रियंका के 10 रैली आयोजित करने जा रही। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार विदर्भ किसका साथ देता है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।